आपका स्वागत। बांधा वाला तो हम लोग भी आए। कोई बात नहीं, तो आप निकल जाओ, मत बोले। बच्चों लोग बैठे बच्चों के साथ बैठे। हाँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सर हमारे बीच में पधार चुके हैं और मैं इस कार्यक्रम में माननीय सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय सर का व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हो कि IAS 2001 से 21 से शुरू हुआ सर का सफ़र। सिवनी कलेक्टर, सिंगरौली कलेक्टर और ग्वालियर और इंदौर जैसे नगर निगमों के कलेक्टर, और वर्तमान में जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट के सचिव के तौर पर या फिर कमिश्नर इंडस्ट्रियल MP और MP स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी सर वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो माननीय सर का जो जीवन है वो आप ही लोगों की तरह, जैसे आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि एकदम लोअर या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है। तो सर ये पहला हमारे माननीय कलेक्टर सर के माध्यम से उन्हीं बच्चों के लिए निःशुल्क सेवाएं शुरू की गई है, सभी वर्गों के बच्चों के लिए। और सर के व्यक्तित्व से भी आप परिचित हो सकते हो कि सर भी उसी प्रकार से तेलंगाना के करीमनगर जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। सर एक सामान्य परिवार से हैं। तो सर का जीवन निश्चित ही आप लोगों के जीवन के लिए प्रेरणादायी साबित होगा। और मैं यहाँ पर निश्चित ही रविंद्रनाथ टैगोर जी की वो कविता लाइट ऑफ द लैम्प ऑफ द लव की वो पंक्तियाँ यहाँ पर दोहराना चाहूँगा कि टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। तुम मुझे छू लो और मैं बदल जाऊँगा। यहाँ पर छूने का मतलब है एक सफलतम स्पर्श। एक सफलतम व्यक्ति का अनुभव हमारे जीवन को निश्चित ही अग्रसर कर सकता है। आगे आने वाली कठिनाइयों में हमें प्रेरणादायी साबित हमारे लिए हो सकता है। 2 दशकों से ज़्यादा का भी जो समय है, सर ने सिविल सेवाओं में एक IAS के तौर पर विभिन्न प्रकार के पदों को शोभित किया है सर ने, और जहाँ भी रहे हैं निश्चित ही अपने कार्यों से कमिट छाप छोड़ी है। तो माननीय सर, सभी विद्यार्थियों की इच्छा थी कि आप अपने जीवन में जो आपने किस प्रकार से एक छोटे से गांव से निकलकर किस प्रकार से IAS बनने तक का सफ़र आपने तय किया, उसके दौरान किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आपने किया और उनको कैसे दूर करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति आप अग्रसर हुए, सभी विद्यार्थियों की इच्छा थी सर आपके जीवन से जानने की। सर आप बैठ जाओ आराम। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत दिनों से आप लोगों के बीच में आने के लिए मैं इच्छुक था। बहुत दिनों से मुझे बुलाया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि बारिश में ही सही समय मिला तो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने स्तर से तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, वो बताइए, उसके बारे में मैं बताऊँगा। परंतु एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो हम सबको समझना है, वो ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम मतलब मैं अक्सर इस चीज़ के बारे में कई बार, आप लोग मेरा YouTube चैनल में भी अगर कभी पढ़ेंगे देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं कि सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कैसे करना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करना है, या कोई जॉब के लिए कैसे तैयारी करना है, किसी करियर के लिए कैसे तैयारी करना है, इन सब का जवाब एक ही है, वो है व्यक्तित्व।
तो आप लोगों ने पूछा अच्छा स्टूडेंट, अच्छा सिविल सेवक, अच्छा ऑफिसर, इन सब का जवाब एक ही है, वो है व्यक्तित्व निर्माण। तो विद्या तदातु विनयम, विनयात यात पात्रत्वम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। इस श्लोक में इतना ब्यूटीफुली बताया गया है कि विद्या तदातु विनयम, यानी कि विद्या यानी कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो विनम्रता सिखाता है। उस विनम्रता के आधार पर पात्रत्वम यानी कि हम एक पात्र बनते हैं, मतलब उस चीज के लिए हम पात्र बनते हैं, यानी कि उस चीज के लिए हम अपना व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जब निर्माण कर ले, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पात्रत्वात् धनम आपनोति, यानी कि उससे हम कुछ धन कमा लेते हैं, पैसे कमाते हैं, यानी कि कुछ बन जाते हैं, और उसके बाद धनात् धर्मम तथा सुखम, उससे जो है जो धन प्राप्त करते हैं उसका धर्म यानी कि उसको दान करना, जो भी करना, उससे हम सुख प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब यहां पे जो पात्रत्वम, कैरेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स देखा, उससे पहले ओलंपिक्स देखा, है ना। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप देखेंगे, जो एक वेट लिफ्टर को देखें, आप एक बैडमिंटन प्लेयर को देखिए, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, दोनों एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। वेट लिफ्टर का शरीर जो है उसको आप देखेंगे बलिष्ठ होता है, बड़ा उसका शेप देखेंगे, बॉडी का शेप और वजन, है ना, बड़ा बलिष्ठ होता है। उसको देखने में लगता है कि ये उठाने वाला है बहुत सारे किलो, है ना। अब बैडमिंटन खेलने वाला या फिर रनिंग करने वाला आप देखेंगे वो बलिष्ठ नहीं होता है, मोटा नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता है तगड़ा, वो जो है पतला होता है ना, है कि नहीं। दोनों में अंतर है। तो दोनों में अंतर क्यों है? दोनों में अंतर इसलिए है कि एक ने चयन किया कि मैं वेट लिफ्टिंग करूंगा, एक ने चयन किया कि मैं बैडमिंटन खेलूंगा। तो दोनों खेलों के लिए जिस तरह के बनावट की आवश्यकता है, उस तरह के बनावट के हिसाब से उनका रोजमर्रा ट्रेनिंग होता है। वेट लिफ्टर जो है खूब खाता है, आप उससे पूछेंगे वो डेली जो है मतलब 20 किलो, मतलब 20 रोटियां सुबह, 20 अंडे, हाँ, अगर मांसाहारी है तो जो खाना है, दूध खूब पीते हैं। आप एक बैडमिंटन प्लेयर से पूछेंगे तो वो तो आइसक्रीम नहीं खाते, जैसे पीवी सिंधु का आप देखेंगे तो हर बार मोदी जी उनको जब भी मेडल जीत के आते तो आइसक्रीम खाती है वो। तो आइसक्रीम खाना मना है उसके लिए, क्योंकि जैसे ही फैट बढ़ेगा आपके शरीर में तो आपका जो है ना, जो फुर्ती होने की जो कैपेसिटी है, आप हवा में उड़ के जो शॉट मारेंगे उसकी जो कैपेसिटी है, आप बिल्कुल अपने आप को जो है एक फेदर की तरह आपको बनाना है। तो उसके लिए आपके अंदर जीरो फैट होना है, जबकि वेट लिफ्टर के अंदर फैट होना है, मतलब मजबूत वाला फैट होना है। तो वो जो खाएगा वो अलग है, ये जो खाएगा अलग है। तो वैसे ही हम जब किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम जिस परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से हमको अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना है। सिंपल सी बात है। अगर हमको यूपीएससी क्लियर करना है, अगर हमको पीएससी क्लियर करना है, तो हमको वैसे ही व्यक्तित्व को के हिसाब से हम अपने आप को तैयार करें जैसे कि यूपीएससी या पीएससी हमसे चाह रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास जो है व्यक्तित्व निर्माण पे होना चाहिए, ना कि जो है कौन सा क्वेश्चन के लिए जवाब तैयार करूं मैं। क्वेश्चन आपका जो है वहां पे प्रश्न के जवाब आप कैसे देंगे कहीं नहीं देखा जा रहा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है वो देखा जा रहा है। तो इस बात से आप हट जाएं कि मैं क्वेश्चन का जवाब सही दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं,
मेरा जो है प्रश्न लिखने का तरीका सही है कि नहीं है, पहले उससे हट जाएं, उस चीज को आप साइड में रख दीजिए। पहले आपको यह तय करना है कि आपका व्यक्तित्व उस हिसाब से निर्मित हो रहा है कि नहीं हो रहा है जिसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे अपेक्षा कर रहा है। तो क्या होता है व्यक्तित्व? क्या होता है व्यक्तित्व? व्यक्तित्व उस बात का जो जब हम स्कूल में हैं, जब हम कॉलेज में हैं, जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि क्या मैं आत्मविश्वास से भरा हूं कि नहीं भरा हूं। मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है कि नहीं कि मैं जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूं मैं सफल हो जाऊंगा। तो हमको सबसे पहले आत्मविश्वास अपने अंदर भरना होगा कि मैं उस परीक्षा के लिए निश्चित ही क्वालिफाई करूंगा। अब अपने सेल्फ डाउट जो है ना वो हटाना होगा। सेल्फ डाउट्स कैसे हट जाएंगे? सेल्फ डाउट्स कैसे हट जाएंगे? क्या करना चाहिए सेल्फ डाउट्स को हटाने के लिए? पहली चीज आपको यह करना है कि आपको कम्युनिकेशन सही रखना है। कम्युनिकेशन, ये पूरा जो युग जो चल रहा है, ये जो समय जो चल रहा है, ये कम्युनिकेशन युग है, संवाद का युग है। ये संवाद का युग है। किस चीज का संवाद? कि मैं जिस चीज को जानता हूं उसको बेहतर तरीके से किसी के सामने भी प्रस्तुत कर सकता हूं, वो संवाद है। मैं जितना जानता हूं उतना मैं सबके सामने, इंटरव्यू बोर्ड के सामने कोई मुझसे कुछ भी पूछे, मैं अपनी बात को सामने वाले के सामने उस तरह से प्रस्तुत करूं जिससे वो मेरे बात से सहमत हो जाए। तो ये व्यक्तित्व होता है, यानी कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातें हैं। तो हमको जो है ना पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि जैसे मैं इधर स्टेज पे खड़ा हूं, बात कर रहा हूं, बिना झिझक बात कर रहा हूं, बिना डर का बात कर रहा हूं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये आत्मविश्वास है। तो ये आत्मविश्वास हमारे अंदर, बेटा रुको, आत्मविश्वास हमको अपने अंदर पैदा करना है। तो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमको पहले हमारे अंदर के जो भी झिझक है, जो भी डर है, वो सब हटाना होगा। उसके लिए हमको पब्लिक स्पीकिंग करना चाहिए। क्या करना है? पब्लिक स्पीकिंग। स्टेज पे चढ़ो, बात करो, अपनी बात रखो। स्कूलों में, कॉलेज में इलेक्ट्यूशन, एसे राइटिंग, डिबेट होते हैं ना कॉलेजेस में। अरे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसमें। सर क्लास में भी जीडी होता है लेकिन बहुत कम भागीदारी करते हैं। हाँ, तो हमको जो है ना मौका मिला तो पब्लिक स्पीकिंग करना चाहिए, बात करना चाहिए, क्लास लेना चाहिए, अपने ही क्लासमेट्स को क्लास सुनाना चाहिए। इसको बोलते हैं लीडरशिप, इसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप में क्या ढूंढ रहे हैं? आपके अंदर नेतृत्व क्षमता ढूंढ रहे हैं, लीडरशिप ढूंढ रहे हैं। क्या ये डीएसपी बनेगा तो कल उसके सामने 1000 की भीड़ रहेगी तो उसको हैंडल करेगा, उसको उसके साथ संवाद करेगा? क्या उनको कन्विंस करेगा कि नहीं आप धरना प्रदर्शन मत करो, आप शांतिपूर्वक जो है अपनी बात रखो और चले जाओ? क्या आप एक एसडीएम हैं तो आप जो है किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के बीच में जाके नीचे उनके साथ बैठ के उनके बातों को सुन के उनका ज्ञापन लेके उनका समाधान करके आप जो है उनको ससम्मान घर भेज दो? ये कर पाएंगे एक एसडीएम होके?
तो ये सब चीजें ढूंढ रहे हैं आप में, ये व्यक्तित्व है, ये लीडरशिप है। तो आप ये नहीं समझना कि मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं कि नहीं चेक कर रहे हैं, वो तो बाद की बात है भाई। पहले अपना व्यक्तित्व, जैसे मैंने कहा कि आप एकदम पतलू है, आप एकदम, आपके शरीर में जो है जान ही नहीं है और आप वेट लिफ्टिंग करने गए, सेलेक्ट होंगे? नहीं होंगे यार। कैसे सेलेक्ट होंगे? तो आपने वैसे अपनी बनावट किया ही नहीं है आपने आप को, हाँ, कैसे सेलेक्ट होंगे? आप जो है इतने मोटे अट्ठे कट्टे हैं और आप जो है शटल खेलने गए और आप सामने वाला शॉट मारा, आप तो हिल ही नहीं पा रहे हैं, तो आप कहां सेलेक्ट हो जाएंगे? तो जैसे स्पोर्ट्स में हम व्यक्तित्व को देखते हैं, फिजिकल फीचर से अपने को समझ में आता है, वैसे ही जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे बारे में सामने वाला जो परीक्षा लेने वाला ये देख रहा है कि क्या इस व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा है कि मैं इनको सेलेक्ट करूं। तो सबसे पहले हमको हमारे व्यक्तित्व का निर्माण वैसे करना है जिससे कि हम आत्मविश्वास से भरकर, ये देखें एवरेज स्टूडेंट सब होते हैं, लगभग एवरेज सब लोग, काफी लोग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं सिविल सर्विसेज की बात करें तो 1:15 पहले वो प्रीलिम्स के लिए सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद 1:2.5 वो मेंस के इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो एवरेज लेवल पर पहुंचने के लिए पढ़ाई तो करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई मत करो, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, वो तो आपको पढ़ना ही है, आपको तो अपने ज्ञान का संवर्धन करना ही है। परंतु जब सिलेक्शन की बात आएगी तो वही सेलेक्ट होगा जो उस हिसाब से व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। आप क्लास में देखिए, कहीं पर भी देखिए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप मार्केटिंग ले लो, आप एमबीए ले लो, आप फाइनेंस ले लो, आप टीचिंग में ले लो, आप किसी और भी प्रोफेशन में ले लो, एवरेज स्टूडेंट ही सही, लेकिन जिसकी संवाद करने की क्षमता बेहतर है वो सेलेक्ट हो जाता है। आप 80% के हो, कोई 90% का है, कोई 99% का है, पता चलेगा 80% वाला सेलेक्ट हुआ। कैसे सेलेक्ट हुआ? क्योंकि उसकी संवाद करने की क्षमता आपसे बेहतर है। तो हमको सबसे पहले हमारे अंदर की जो ज्ञान है, तो ज्ञान जो है सबके पास संपूर्ण रूप से नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, बट जितना होता है उतने ज्ञान को हम कैसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब संवाद जो है दो तरह का है, एक भाषा, मुंह के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, एक लिखित में भी है। जब मैं कह रहा हूं कि संवाद, आपकी लिखित वाला संवाद भी वैसा ही होगा। फिर जब आपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया है तो प्रश्नों का जवाब लिखित में भी वैसे ही लिखेंगे जैसे कि आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो यानी कि ओवरऑल जो है आपका प्रश्न को, किसी भी प्रश्न का जवाब देने का जो आपकी क्षमता है वो आपके संवाद के ऊपर निर्भर करता है। तो एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है? अच्छे से पढ़ता है ना। विद्या तदातु विनयम, पहले तो पढ़ना चाहिए ना, सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, और जितना सिलेबस है उसको 100% कंप्लीट करना ही है, और उसके माध्यम से जो है अपने अंदर वो विनम्रता पूर्वक उस क्षमता को जो है बढ़ाना चाहिए, जिससे कि उसका व्यक्तित्व का निर्माण होगा, और उस व्यक्तित्व को जो है परीक्षा में, लिखित में और ओरली सभी तरीके से उसको प्रस्तुत करेगा, तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। तो एक अच्छा स्टूडेंट को जो है केवल पढ़ना ही नहीं है, मतलब रोज रटना है, वैसा नहीं है। एक अच्छा स्टूडेंट को जो है, चाहे वो डिबेट हो, इलेक्ट्यूशन हो, पेंटिंग हो,
स्पोर्ट्स हो, आपको खेलना भी चाहिए। जब आप खेलेंगे तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ेगा। हारना भी जो है सीखना पड़ेगा। स्पोर्ट्स क्या सिखाता है, खेल क्या सिखाता है? वो यही सिखाता है कि भाई सामने वाला जब आपको हरा देगा तो आपको जो है ससम्मान उसको स्वीकार करना कि हाँ यार वो अब मुझसे बेहतर खिलाड़ी है ना। तो वो सिखाता है कि हाँ सामने वाला बेहतर खिलाड़ी है हमसे, सामने वाला बेहतर क्षमता रखता है, तो मुझे भी अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। तो जो पढ़ने के साथ साथ आपके जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उस पर भी उतना ही जोर देना होगा। ऐसा नहीं रोज पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं सिविल सर्विस, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, सो कब रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो किसने बोला यार 18 घंटे पढ़ने के लिए? उतने घंटे पढ़ो जितना आपको सब्जेक्ट नॉलेज आपके दिमाग में घुस जाए। 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, पर्याप्त है। 2 घंटे खेलने जाओ, 2 घंटे फ्रेंड्स के साथ बैठो और सब्जेक्ट को एक्सचेंज कर लो। एक दूसरे को 4 लोग बैठो, 4 सब्जेक्ट्स एक्सचेंज में रोज एक एक चैप्टर ले लो, वो आपको तीनों को पढ़ाएगा, आप बाकी तीनों को पढ़ाओ। ये भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही सब कुछ ज्ञान अर्जित करूंगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। टीवी भी देखो, टीवी देखना है तो देखो, 1 आध घंटा टीवी भी देखो, किसने रोका है? कुछ अच्छे पुस्तकें पढ़ो जो इससे अपने पढ़ाई से भिन्न इतर चीजें हैं। अपने घर का कामकाज भी करो, फ्रेंड अपने पेरेंट्स को सपोर्ट भी करो। इसका मतलब 18 घंटे पढ़ूंगा, मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूं। जो भी ये कहता है कि मैं 18 घंटा पढ़ता था, वो सब झूठ है। मतलब बिलीव ही नहीं करना है। सब्जेक्ट पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है, सब्जेक्ट को समझना है। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं यार? इतना पढ़ना जरूरी भी नहीं है, उतना है भी नहीं पढ़ने के लिए, 18 घंटे पढ़ने के लिए। तो मेरा कुल मिलाकर जो है जोर हमेशा यही रहता है कि व्यक्तित्व निर्माण के ऊपर जोर दीजिए। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि एक ही पोस्ट है, 1000 लोग पहुंच गए तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी क्षमता ऐसी है, हमारी संवाद करने की क्षमता ऐसी है कि हम ही सिलेक्ट हो जाएंगे। अब सिविल सर्विसेज के लिए 10 लाख लोग लिखेंगे, 100 लोग उसमें IAS के लिए सेलेक्ट होंगे, तो हमको रहना है उसमें। तो उस हिसाब से जो है हमारे टाइम को मैनेज करना चाहिए, हमारा टाइम टेबल वैसे बनाएं जिससे कि हम सिलेबस भी कंप्लीट करें और हमारा व्यक्तित्व का निर्माण भी करें। तो अच्छा से स्टूडेंट कौन है, क्लियर है? यूपीएससी क्या चाहता है? पर्सनालिटी चाहता है आपसे, है ना? ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है एनसीईआरटी। 5th से लेके 10th क्लास तक की जो भी पुस्तकें हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी से अच्छे पुस्तकें कुछ है ही नहीं। एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ना है। हिंदी मीडियम, मैं अभी कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं? मेरी मातृभाषा तेलुगु है, ठीक है? हाँ, और मैंने लिखा सिविल सर्विसेज इंग्लिश में, मैं आपसे संवाद कर रहा हूं हिंदी में। हाँ, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कौन सा मीडियम वो है, भाषा जो है, मैंने अभी क्या कहा, संवाद करने के लिए। अगर आपके अंदर जो है जिस किसी भी भाषा में आप बेहतर संवाद कर सकते हैं, उसी भाषा में आप लिखिए एग्जाम। सब्जेक्ट आपके पास है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं या हिंदी मीडियम या तेलुगु मीडियम, किस मीडियम में लिख रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। आप किस भाषा में कंफर्टेबल है,
वो इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आपको किस भाषा में आप बेहतर संवाद कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को कैसे आप बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं, इस पे तो ज्यादा जोर दीजिए। ना कि आपको हिंदी मीडियम में पास हो जाएंगे, हिंदी मीडियम में सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दें, ठीक है। प्रीलिम्स के साथ मेंस, बिल्कुल मैंने अभी बोला है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो 1 साल पूरा मेरे हिसाब से आपको टाइम देना चाहिए और प्रीलिम्स के साथ मेंस के सिलेबस एक साथ कंप्लीट करिए, क्योंकि अभी सिविल सर्विसेज पूरा जनरल स्टडीज बेस्ड हो गया है। पहले ऑप्शनल्स के ऊपर जोर था, अभी ऐसा नहीं है। अभी ज्यादा जनरल स्टडीज बेस्ड हो गया, यूपीएससी पूरा जनरल स्टडीज बेस्ड हो गया है। तो आप प्रीलिम्स के साथ मेंस सिलेबस कंप्लीट करिए एक साथ, और प्रीलिम्स से पहले फिर 3 महीने केवल प्रीलिम्स का रिवीजन करिए। इंटरव्यू में करंट अफेयर्स, ओनली करंट अफेयर्स। इंटरव्यू में आपका व्यक्तित्व देखा जा रहा है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज कोई चेक नहीं कर रहा है, समझ गए। सब्जेक्ट नॉलेज आप दिमाग से हटा दीजिए कि इसका आपको जो है कोई साइंटिस्ट पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ, जिससे कि आपके सब्जेक्ट में कितना गहरा नॉलेज है वो चेक नहीं किया जा रहा है। वो वहां चेक किया जाता है जहां पे आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपका नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है। ये जो सिविल सर्विसेज हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपका व्यक्तित्व देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हॉबीज में क्या लिखा, अपने सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए हॉबीज लिखा है बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो इंटरव्यू के पैनल ने क्या पूछा, आपने लिखा कि बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज आप पढ़ते हैं, आपने हाल ही में कौन सा पुस्तक पढ़ा, स्वाभाविक क्वेश्चन है ना। मैंने बोला कि हाँ सर, मैंने पढ़ा है रूट्स बाय एलेक्स हेली। रूट्स करके एक पुस्तक है, आप लोग भी पढ़िए, बहुत अच्छा है। कोई पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है, सुना है? बेसिकली ये अमेरिकन अफ्रीकन्स के बारे में है, जो श्वेत, जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं, उसमें से एक एलेक्स हेली करके, वो अपना 7 जनरेशंस पीढ़ियां पीछे जाता है, और उनके यहाँ जो स्लेवरी रही है, आप लोगों ने अगर अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें आप देखेंगे तो पूरा स्लेवरी है, हाँ, उसके बारे में ये पुस्तक है। बहुत ही मतलब मार्मिक है, पढ़ने से आपको आंसू आ जाएंगे किस तरह से मतलब व्हाइट्स ने ब्लैक्स के ऊपर राज किया, स्लेवरी जो रहा है उसके ऊपर है। तो मेरा जो 50 मिनट के इंटरव्यू में लगभग आधा घंटा इसी पे पूछा, किस पे, पुस्तक पे। उसी पुस्तक में आपको क्या अच्छा लगा, उसमें आपने उसमें क्या महसूस किया, आपने उस स्लेवरी के बारे में आप क्या समझते हैं, आप क्या जो अश्वेत अमेरिकन्स हैं, ब्लैक अमेरिकन्स हैं, वैसा क्या इंडिया में भी, भारत में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है क्या। तो ऐसा आधा घंटा चला हम लोगों के बीच में संवाद। तो इसमें कौन सा नॉलेज देख रहे हैं बताइए, कौन सा सब्जेक्ट नॉलेज देख रहे हैं, देख रहे हैं क्या? ये देख रहे हैं कि आप जो पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हो, कितने गहराई से पढ़ते हैं, कितना समझने के लिए पढ़ते हैं, कितना उसको अपने अंदर उतारने के लिए पढ़ते हैं, कितना आप प्रभावित होते हैं, ये देख रहे हैं आपसे। आपका व्यक्तित्व जो है उस हिसाब से है कि नहीं, ये देख रहे हैं आपसे। तो आधा 50 मिनट के इंटरव्यू में आधा घंटा तो एक पुस्तक के ऊपर चर्चा हुई है। क्या आधे घंटे जब आपके पुस्तक के बारे में चर्चा, तो व्यक्तित्व समझ में नहीं आता है, आ जाता है ना। तो इसलिए मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आया, ये अफसर बन गया मैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके इंटरव्यू में आपसे जो भी पूछा जाता है, आपका केवल व्यक्तित्व
चेक कर रहे हैं। प्रश्न केवल एक माध्यम है, कुछ भी प्रश्न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है प्रश्न, लेकिन उन प्रश्नों के माध्यम से आपके व्यक्तित्व में वो उतर के देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है ठीक है कि नहीं, आप हम इसको सेलेक्ट करेंगे, आईएएस अफसर बनेगा तो क्या सही काम करेगा, क्या उसके लिए उपयुक्त है, ये देखा जा रहा है इंटरव्यू में। तो आपको मैं फिर से वही कह रहा हूं कि व्यक्तित्व के ऊपर जोर दीजिए, आपको कुछ और सोचना ही नहीं। आपका व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन्हीं के बारे में आप ज्यादा काम करिए। कोचिंग महत्वपूर्ण है, हाँ है, कोचिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोचिंग में आपको पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है, सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अंतर्गत जो जो चीजें पढ़ना है, प्रश्न जनरली उस सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जनरली कोचिंग में बताया जाता है। बट कोचिंग जो है ऐसा नहीं कि मतलब हमको सब्जेक्ट पूरा पता है फिर भी कोचिंग में जा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिन सब्जेक्ट्स के बारे में हमको नॉलेज नहीं है उसी का कोचिंग लेना उचित है। ये भी हो गया। आईएएस अफसरों से क्या अपेक्षाएं हैं, ये क्या अपेक्षाएं होती हैं? जो काम देते हैं वो निष्ठापूर्वक करना, अपने दायित्वों का निर्वहन करना, बेहतर करना, यही जनरली जो है एक ऑफिसर से अपेक्षाएं होती है। आपको अपने काम का न्याय करना चाहिए। दूसरों से बेहतर कैसे हो सकते हैं? हाँ, हमारे व्यक्तित्व निर्माण ऐसा करें कि दूसरा जो है हमारे सामने बौना दिखे। दूसरा से जब इंटरव्यू में जाते हैं या जब एग्जाम में हम आंसर्स जो लिखते हैं, जवाब जो लिखते हैं, हमारे जवाब बेहतर होने चाहिए, हमारे प्रश्नों के जवाब बेहतर होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेट करने का तरीका बेहतर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का जवाब एक जैसा नहीं लिखना चाहिए। हिस्ट्री क्या होता है? हाँ, पुरानी बीती घटना है। हाँ, और ठीक है, ओके, हाँ, और तो हिस्ट्री जो है बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि 1900 में क्या हुआ, 1910 में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ, 1930 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, ये हिस्ट्री है ना। ज्योग्राफी क्या है? भौगोलिक स्थितियों का पता होना। हाँ, पृथ्वी के बारे में, उससे बहुत सारे जो चीजें हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में। अब आपको जब हिस्ट्री क्वेश्चन है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा जो है क्रोनोलॉजी के हिसाब से सोचना चाहिए, उसका जवाब वैसे ही लिखना चाहिए, है ना। समय कम रहता है लेकिन जवाब संक्षिप्त में आपको कहा जाता है कि 50 वर्ड्स में लिखिए, 100 वर्ड्स में लिखिए, 200 वर्ड्स में लिखिए, तो आपको उतने ही वर्ड्स में लिखना है। आपको जो है ना, अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आप हिस्ट्री वही लिखते गए और फिर आपका समय खत्म हुआ, बाकी क्वेश्चंस का आपने जवाब ही नहीं दिया। तो सिंपल जो है आपको क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन का जवाब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। ऐसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया तो ज्योग्राफी का जवाब कैसा लिखना चाहिए? हाँ, क्या? वेरी गुड, मैपिंग करके डायग्राम बना दीजिए। आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंस भारत के लिए
इंडियन ओशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो फटाफट जो है आप इंडिया मैप लगा दीजिए, है ना, ये इंडियन ओशन है, ठीक है, एक बॉक्स बना दीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपसे पेपर छीना जा रहा है, टाइम ही नहीं है, और आपने जो है इंडिया मैप का जो है नीचे वाला पोर्शन डाल दिया और नीचे इंडियन ओशन लिख दिया। आपको इसमें 2 मार्क मिलेंगे, इसमें 2 मार्क मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर जांच करने वाला समझ जाता है कि भैया इसको इतना तो पता है कि इंडियन ओशन कहां है। तो ये समझदारी है जवाब देने का। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे लिखना चाहिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखना चाहिए, जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, मतलब मेरा पेपर छीना जा रहा था और उन्होंने एक 5 मार्क का क्वेश्चन था, इलेक्शन का व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग का क्या कॉम्पोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है। अब मैं जो है लिखता रहूं, पेपर छीना जा रहा है, अब लिखूंगा भारत निर्वाचन आयोग का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके साथ में 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, उनके क्या क्वालिफिकेशंस होंगे। तो समय नहीं था, तो मैंने क्या किया, हाँ, बस वेरी गुड। इसमें लिख दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, पेपर छीन लिया मुझसे। 2 मार्क्स तो मिले होंगे ना, हाँ, है कि नहीं। वो तो कॉम्पोजिशन पूछ रहा है, स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो ये सूझबूझ के साथ में हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम जब तैयारी करते हैं, इसी बात की तैयारी करना चाहिए कि मैं न्यूनतम शब्दों में कैसे जवाब लिखूं, न्यूनतम शब्दों में मैं उसका बेहतर प्रस्तुतिकरण कैसे करूं। तो जिसको ये सूझबूझ नहीं है उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको भी 3 घंटे का समय है, मुझे भी 3 घंटे का समय है, मुझे भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी क्वेश्चन आंसर करना है, उसको भी करना है। लेकिन मैं जितना समय मेरे पास उपलब्ध है उसमें उतने ही जवाबों का जितना बेहतर मैं लिख पा रहा हूं, मुझे इसलिए तो मार्क्स मिले होंगे ना। क्यों मिले फिर, है कि नहीं। अरे दूसरे को नहीं मिले, मुझे मिले, कुछ तो कारण है ना कि क्यों मिल रहा है मुझे, हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से भी हम अपना प्रस्तुतिकरण करें। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में जो है आपने डायग्राम किया, जरूरत है तो जरूर करिए, है ना। ज्योग्राफी में आपको डायग्राम की जरूरत है तो लिखिए। तो मेरे उस समय हमारे 2 ऑप्शंस होते थे, अभी एक ऑप्शन हो गया है सिविल सर्विसेज में। तो मेरा ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी था। तो जब एंथ्रोपोलॉजी का पेपर लिखने गया था तो उसमें मैंने देखा कि ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए थे। अब आप देखिए कि हमको कितना कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन पेपर जो सेट करने वाला। ये आपको एंथ्रोपोलॉजी में ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट आपको थोड़ा 1-2 मिनट सोचना चाहिए कि इसका जवाब मैं कैसे लिखूं। लिखना है एंथ्रोपोलॉजी बेस्ड आंसर, लेकिन ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। उस समय 3 राज्य बने थे। 2000 की बात है जब मैंने एग्जाम लिखा था। उसी समय छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 3 राज्य बने थे। तो उसने पूछा कि ज्योग्राफिकली ये 3 राज्यों में किस किस तरह के ट्राइबल्स रहते हैं, उनका जीवन यापन, वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर बताइए कि उनका जीवन यापन कैसा है।
तो इसमें ज्योग्राफी भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है। तो हमको थोड़ा सोच के दोनों चीजों को समझ के ज्योग्राफी के मूल एलिमेंट्स क्या होते हैं और ट्राइबल्स का मूल जीवन शैली कैसा होता है, इन दोनों को मिक्स करके जवाब लिखना चाहिए। तो ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए कि हम हमारे जवाब जो है दूसरों से कैसे बेहतर होना चाहिए। हाँ, साइंटिस्ट से आईएएस अफसर कैसे बने? तो मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और जैसे मुझे शुरुआत में बताया गया कि कुछ जॉब करना जरूरी था क्योंकि पैसों की अब बहुत जरूरत थी। तो मैं हैदराबाद आया, इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, अपना फीस खुद भरता था। तो मुझे कुछ ना कुछ जॉब करना बहुत जरूरी था क्योंकि पैसे चाहिए थे। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है ना, आपको एक लंबा सफर है। हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, हो सकता है चौथे अटेम्प्ट में हो जाए, कुछ के 5वें 6वें अटेम्प्ट में हो जाते हैं। तो मुझे जॉब करना था, तो मैंने सोचा कि बेस्ट जो हैदराबाद में रह के कैसे कोई जॉब करे और फिर उसके आधार पर सिविल सर्विस की पैरेलल तैयारी करूं। इसलिए मैं साइंटिस्ट में चला गया। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया। मैं 3 पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स के लिए सिलेक्ट हुआ, मैं 3 साइंटिस्ट पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ, यानी कि एक साल में मेरे 7 गवर्नमेंट जॉब लगे, एक ही साल में 99-2000 में। लेकिन इस साल मेरा सिविल सर्विस आईएएस का प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो मैं साइंटिस्ट जॉब ज्वाइन किया हैदराबाद में ही, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फिर मन तो यही था, है ना। तो साइंटिस्ट होना एक माध्यम था कि आगे के सफर के लिए, क्योंकि आप सिक्योर सेफ फील करते हैं। जैसे ही आपका किसी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ तो आपके ऊपर आत्मविश्वास और बढ़ जाता है कि हाँ, मैं देखो इंजीनियरिंग सर्विस, वो भी यूपीएससी था, उसके लिए भी हम यूपीएससी इंटरव्यू किए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो आत्मविश्वास था कि इस बार आईएएस का प्रीलिम्स हो जाए तो मेंस इंटरव्यू और आईएएस निकाल लेंगे। तो एक बार देख के आ गया ना वहां पे बोर्ड क्या होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है। और दूसरे एग्जाम से भी अपना सिलेक्शन हो गया था, तो वो आत्मविश्वास और बढ़ जाता है कि मैं हाँ हो जाएगा। तो वाकई हो गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सीधा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आईएएस हो गया था। अब वो आते हैं चैलेंजेस और इनोवेशन में। तो चैलेंजेस तो शुरुआत बचपन से तो चैलेंजेस देखे ही है लाइफ में, है ना। लेकिन हमारा जो जीवन है, हम सबका अलग अलग जीवन है। हम लोग अपने अपने पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से निकल कर आते हैं, है ना। हम सबका अलग अलग सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमियां हैं। आर्थिक पृष्ठभूमियां, जैसे कुछ लोग बिल्कुल ही गरीब होते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत मिडिल क्लास के होते हैं, कुछ लोग अच्छे परिवारों से होते हैं। तो ये भी एक पृष्ठभूमि है। तो हमारी पृष्ठभूमि जो है, जितना रिच होता है उतना ही हम मजबूत होते हैं। अगर कोई किसी ने कहा है कि मैंने अपने जीवन में कोई स्ट्रगल ही नहीं देखा है और आप कहीं पहुंच गया, तो ऐसा असंभव है। जिसने स्ट्रगल्स नहीं देखा है वो कहीं तक पहुंच नहीं पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। जिसके जीवन में स्ट्रगल्स हैं वो ही कहीं पहुंचता है। अगर आपके जीवन में स्ट्रगल्स हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लड़नी पड़ रही है अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने समाज के साथ, आप ये मान के चलिए आप मजबूत होते जा रहे हैं, आप कमजोर नहीं हो रहे हैं। कमजोर मानसिक रूप से होते हैं। लेकिन जब हम हमारे स्ट्रगल्स को जो है चैलेंज के रूप में लेते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए ये वाला स्ट्रगल जो है अच्छा है, तो हम और मजबूत होते हैं। जितने हमारे लिए हर्डल्स बनते हैं, रुकावट आती है, उतना ही उसको क्रॉस करते जाइए, आप और मजबूत होते जाएंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा आपके अंदर। तो हमको हमेशा जो है आत्मविश्वास को ही बढ़ाते जाना है। अगर आपके अंदर आपके लिए पैसा एक समस्या है तो उसको दूर करिए। आपको कोई रोक रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है, आपको कोचिंग जाने नहीं दे रहा है, आपको एग्जाम्स लिखने नहीं दे रहा, उसको हर्डल है, वो उसको क्रॉस करिए।
तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर बहुत मजबूत बनाएंगे, और वही चीजें जो है आपको आपके आगे चलकर आपके जीवन में काम आएंगे। जैसे सिविल सर्विसेज में बीते 21 साल में 10 साल कलेक्टर रहा, चाहे वो कलेक्टर रहा हूं चाहे वो किसी और पद पर रहा हूं। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश का लाडली लक्ष्मी योजना का मैं ओरिजिनल राइटर हूं, ड्राफ्ट मैंने बनाया है। तो हम जानते हैं कि एक हमारे सामाजिक परिवेश में बच्चियों की क्या स्थिति होती है, हम लोग वो देख कर आए हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल पुस्तकों में पढ़े हैं या फिर मैगजीन्स में पढ़े, हमने वो देखा है कि लड़कियों की स्थिति क्या होती है, क्या रोकता है, क्यों पेरेंट्स जो है बच्ची को पैदा नहीं करना चाहती है। तो वो जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसके आधार पर हमने योजना बनाई, तो सबसे सफल योजना बनी है अभी तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में। स्वच्छ भारत अभियान की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो लोटा लेके गांव में बाहर आप शौच करने जाते हैं, वो परिस्थितियां हमने अपने जीवन में देखा है। तो उसको कैसे हम दूर करें, एक व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज कैसा लाया जा सकता है समाज में। अगर व्यवहार परिवर्तन करना है तो कैसे करना है, ये हमने कहीं सीखा नहीं है, हमारे अपने ही जीवन से हमने प्राप्त किया है, हमने अपने ही जीवन से महसूस किया है कि ऐसा करने से सामाजिक परिवर्तन आ सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि जितना हमारा पारिवारिक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है, जितना रिच पृष्ठभूमि रहेगा उतना ही बेहतर हम समाज के लिए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो हमारा जो ये जो इनोवेशन है कहां से आता है, ऐसा कोई इनोवेशन जो है, ये इनोवेशन जो है कहीं मिलता नहीं है, ये हमको अपने जीवन से निकालना पड़ता है। तो आप अगर समझ रहे हैं कि आपके जीवन में जो है बहुत कष्ट है, बहुत सारी समस्याएं हैं, आपसे ज्यादा कोई कष्ट कोई झेल ही नहीं रहा होगा, तो इससे आप निराश न हो। उसको कैसे पार करना है उसके बारे में सोचिए, कैसे पार करना है, तब आप जो है और मजबूत हो जाएंगे, तब आप अपने आप को जो है बेहतर व्यक्तित्व निर्माण आप करेंगे। निश्चित ही सिविल सर्विसेज में जब हम काम करते हैं तब भी बहुत सारे समस्याएं आती हैं, बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि जितना हम मजबूत रहेंगे उतना ही हम उन कष्टों को, उन प्रेशर्स को, उन चैलेंजेस को पार कर लेते हैं। बट एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने हमेशा जो है मेरे साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं, मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करता हूं, टीम वर्क के साथ काम करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हर टीम का सदस्य बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक एग्जांपल देता हूं इसके बारे में। मेरे साथ एक लेडी ऑफिसर थी जो सामाजिक न्याय विभाग में डिप्टी डायरेक्टर थी सिडनी में। उनका लास्ट ईयर था सर्विस में, रिटायर होने वाली थी। तो सभी ये कहते थे कि वो मैडम तो जो है कुछ काम करती नहीं है, वैसे भी उनका रिटायरमेंट है तो वो कुछ सुनती भी नहीं है। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला देखिए, बेडी मैडम थी, उनको बोला मैडम आप रिटायर हो रही हैं, मुझे बताया गया कि आप बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप रिटायर हो ही रहे हैं, है ना, क्यों ना ऐसा करें कि आप जो है राष्ट्रपति का पुरस्कार लेके रिटायर हो जाए, ऐसा कुछ आप करते हैं। तो बोलिए सर बिल्कुल सर, आप रिटायर हो रहे हैं तो ऐसा कुछ करूंगी मैं। तो हमने सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत ये जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, PWDs, यानी कि दिव्यांगों से संबंधित जो काम होता है उसको हमने टेकअप किया। तो हमने 1 साल का एक कार्यक्रम बनाया कि हमारे जिले में, सिवनी जिले में कितने दिव्यांग हैं, उनका पूरा एन्यूमरेशन करना, यानी कि उनका सांख्यिकीय रूप से उनका चयन करना, और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, पूरे हमारे राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं क्या क्या है,
उन तमाम चीज़ों को हम जो है चरणबद्ध तरीके से 1 साल का कार्यक्रम बनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और वो महिला जो 35 साल काम नहीं की थी जैसे बताया गया, वो इतना मेहनत की उन्होंने कि वाकई जो है वो उनको मैं लेके गया और राष्ट्रपति पुरस्कार हम लोग दिल्ली से ले आए। तो मेरा कहना है मोटिवेशन आपको अपने अधीनस्थों पे, आपके साथ काम करने वालों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वही उतना ही क्षमतावान है। वो भी पीएससी कुछ लिख के आई होगी ना, लेकिन उन्होंने किसी ने मोटिवेट नहीं किया उनको कि अपन ये कर सकते हैं, ये अच्छा है, ये समाज के लिए अच्छा है, आपके सर्विस के लिए अच्छा है। तो हमको हमेशा मोटिवेट करते हुए अपने टीम को आगे ले जाना होगा। तो निश्चित ही बहुत बड़े बड़े कारनामे भी हम कर सकते हैं और सफलताएं पा सकते हैं। थैंक यू। अब बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब ले लेंगे। हाँ, आपका। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई गुरु होना चाहिए जो आपको समय समय पर बताते जाएं कि देखिए आपका ये कमियां हैं, यहाँ आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या फिर यहाँ अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। कोई ना कोई बताने वाला होना चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका कोई ना कोई गुरु हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि सबसे अच्छा होता है अपने फ्रेंड्स, जो बेझिझक आपको बताते हैं, आपके मुंह पे बता देते हैं कि आप में ये कमी है। उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, परंतु बेस्ट यही होता है। जैसे मैं तो, हम लोग 4 फ्रेंड्स मिलकर हैदराबाद में एक रूम लेके पढ़ाई करते थे और मैंने गवर्नमेंट स्टडी सर्किल से कोचिंग लिया है। गवर्नमेंट स्टडी सर्किल से कोचिंग लिया। हम लोग 4 लोग रूम में पढ़ते थे, उसमें से एक मैं IAS में आया, 2 IRS में सेलेक्ट हुए, एक का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो हम लोग जो है एक हिस्ट्री में अच्छा था, एक ज्योग्राफी में अच्छा था, एक पॉलिटी में अच्छा था, एक दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा था। तो हम लोग बांट लेते थे सब्जेक्ट्स और शाम को जो है रोज 1 घंटा बैठते थे, एक दूसरे को जिसने जो पढ़ा है उसको आपस में शेयर कर लेते थे। तो ये फ्रेंड्स जो होते हैं ना, अच्छे फ्रेंड्स का एक सर्किल बना लेना चाहिए। तो वो क्या है ना, वो एक लेवलर होता है। जैसे ही आप ऊपर हो रहे हैं वो नीचे कर देता है, कि आपको बिठा देता है आपके बाकी फ्रेंड्स जो है। और वैसे ही गुरु कोई ना कोई हो, जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। जनरली देखो, जो हमारी अच्छा ही चाहता है वो अपने मुंह पे बता देता है कि यार तू ऐसा कर रहा है, हाँ। तो अगर हम उसको मान के लेके चले तो हो सकता है कि हमारे अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाए, हमारे अंदर अंडर कॉन्फिडेंस है वो उठ जाए। ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए जी। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं पिछले 5 साल से पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने मेंस पे लिखा है, SI निकाला है सर, मेरी एज हो गई 34। तो सर मुझे अपना टेंशन हो जाती है, इफेक्ट हो रहा है, मतलब पढ़ता भी नहीं तो पढ़ता ही हूँ, वैसे भी मतलब फुल टाइम मैं भी इसी को दे रहा हूँ। तो सर अपना भी दिमाग में टेंशन हो जाती है, मतलब इफेक्ट हो रहा है। तो टेंशन देखो यार, हमें टेंशन का मतलब ये है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस जो है ज़्यादा हो गए हैं और हमारी क्षमता या फिर हमारी तैयारी उतना नहीं है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो टेंशन है ना। हो सकता है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, सिविल सर्विसेज छोड़कर, ये आपको समझना है। मेरी क्वालिफिकेशन सर एडवांस में है, उससे बाद से मुझे समझ में आया कि मुझे मैं पीएससी के लिए ही बना हूँ। तो मैंने कोचिंग की भी बहुत अच्छी कोचिंग की भोपाल में शिक्षा ऐसे 1 साल तक। तो सर मैं बेनिफिट करता हूँ सर, अपना भी एज की वजह से होती है सर, अपना भी अगर नहीं होगा तो पूरा जीवन लगा दिया ऐसा फिर क्या करें। ये सिविल सर्विसेज एक एग्जाम है, जीवन नहीं है सिविल सर्विसेज। तो इसलिए मैंने क्या कहा है कि आप जो है कुछ और जॉब देख लो,
आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप एक सेफ सिक्योर महसूस करेंगे। आप जो है ये मतलब आप अपना कुछ और ना ढूंढ कर केवल सिविल सर्विसेज के बारे में सोचेंगे ना, वो नहीं होगा मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब 10 लाख लोग लिख रहे हैं और 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी 9,99,900 लोग तो मतलब वो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं ना। तो हमको तो 1000 में रहना है, तो ये हो सकता है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं विकल्प हमेशा रखो, विकल्प हमेशा रखो। आप सिविल सर्विसेज ही जीवन मत समझना, वो एक एग्जाम है, जीवन अलग है। आपको जीवन जीना है, उसके लिए आपको जो है दूसरे और भी ऑप्शंस ढूंढिए। हाँ, मैं जैसे मैंने बताया ना कि अगर मैं आईएएस अफसर नहीं बनता तो मैं साइंटिस्ट होता, आज मैं साइंटिस्ट जॉब करते रहता। तो विकल्प था यार, वो एक विकल्प था, एक अच्छा विकल्प ढूंढो, क्योंकि हर कोई नहीं बन रहा है ना आईएएस अफसर। वो तो मतलब अभी 180 लोग बन रहे हैं, हमारे समय तो 56 लोग थे हम। आप इमेजिन करो कि 10 लाख लोग लिखे और 56 लोग आईएएस अफसर बने, उसमें से हम थे लकी। मतलब ये तो लकी डिप से भी ज्यादा मुश्किल हो गया। बट पॉइंट ये है कि मेरे पास, जैसे मैंने कहा, आत्मविश्वास, पहले आत्मविश्वास होना जरूरी है। तो इसलिए कोई और जॉब जरूर ढूंढ लेना। सिविल सर्विसेज जीवन नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। वो एक विकल्प है, ऐसा नहीं है वो दूसरे लोग और फील्ड में काम नहीं कर रहे क्या? सर बीच में छोड़ नहीं सकते सर, इसको छोड़ूंगा तो 40 के बाद छोड़ूंगा तो आफ्टर 6 ईयर। हाँ, तो इसको मस्ती से करो, फिर मस्ती मान के सिविल सर्विस की तैयारी करो, लेकिन जॉब कुछ और करो, सीरियसली बोलता हूँ, है ना? वरना टेंशन ज्यादा हो जाएगी। फालतू वाले टेंशन क्यों? हाँ भाई, आज समाज में कितने सारे लोग कितना कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, आज तो इतने विकल्प हो गए, पहले इतने विकल्प भी नहीं होते थे जितने विकल्प आज हैं। हाँ, तो आप ये नहीं समझना कि सिविल सर्विसेज ही जीवन है, नहीं, गलत, एक विकल्प है वो बस। और सर, जैसे कि आप एमएसएमई सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एमएसएमई की भारतीय इकोनॉमी में क्या भूमिका है, और एज ए ऑफिसर आपको वहाँ किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? चुनौतियां तो सब दूर है ना? तो हम आईएएस अफसर का काम ये है कि 1.5 साल 2 साल आप एक डिपार्टमेंट में रहते हो, वहां काम करते हो, फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आप चले जाते हो, तो फिर वहां काम करते हो। तो हर जगह चुनौतियां हैं, हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं, नए अपॉर्चुनिटीज होते हैं। तो जैसे ही हम जाते हैं पहले समझ लेते हैं कि क्या वहां हमारा मूल काम क्या है, किस तरह का काम करना है, किस तरह का वहां पे चुनौतियां हैं, सरकार की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या किस तरह की योजनाएं बनी हैं, उसका सफलतापूर्वक कैसे क्रियान्वयन करना है, उसमें क्या परिवर्तन लाना है, क्या चेंजेस लाना है। तो ये हर जगह रहते हैं, हर डिपार्टमेंट में रहते हैं। फिर उसको समझते हैं, फिर उसका एक रोड मैप बना लेते हैं। आने वाले 3 महीने में ये चीजें हमको करना है, आने वाले 6 महीने में ये चीजें हमको करना है, आने वाले साल भर में ये चीजें हमको करना है और रिजल्ट देना है। तो ऐसा हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और फिर उसको क्रियान्वित करते जाते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में ऐसे ही करता हूं जी। सर, ये जो कोविड-19 का मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कोविड-19 के बाद जो विदेश से लोग वापस लौट आने दो यार, जितने लोगों को आने दो। तो मैंने क्या बोला है कि अब 10 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं, 1 लाख और एक्स्ट्रा दे देंगे, 11 हो जाएंगे। लेकिन सर और ज्यादा जो इससे ज्यादा टफ एग्जाम है वो वहाँ पे क्लियर करके विदेश में कर रहे हैं, उतना उनको कॉन्फिडेंस भी है। और सर यहाँ पे अपन जो स्टूडेंट्स है सर, उतना नॉलेज नहीं है, उनको फील्ड का नॉलेज है। गलत है यार, नॉलेज नहीं है, गलत है। नॉलेज आपके पास भी है ना? नॉलेज आपके पास भी है, परिश्रम आपको भी करना है, परिश्रम उनको भी करना है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बाहर से आ रहा है उसको तुरंत सिलेक्शन मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? और मैं आपको बता दूं, जितना मैंने देखा है कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होता है, जितना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से और सामान्य
फैमिली से जो बच्चे आते हैं वो सबसे अच्छा काम करते हैं सिविल सर्विसेज में, चाहे वो तहसीलदार हो, डिप्टी कलेक्टर हो या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स में हो। जो मेहनत करके आता है उसको मेहनत का उसका 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 उसको पता रहता है। तो इसलिए आप जो है इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। आप अपने परिश्रम, अपने ऊपर भरोसा रखो। आप जितना अपने ऊपर भरोसा रखोगे उतना सिलेक्शन होगा। जितना दूसरों को देख के अरे वो आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, इतना इधर उधर देखोगे तो तुम नीचे हो जाओगे। अगल बगल में देखना ही नहीं है। अपना कद कैसे बड़ा कर ले, अपना व्यक्तित्व कैसे बड़ा कर ले। जितना हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने व्यक्तित्व में जो चीजें कमियां हैं उसको दूर करेंगे, उतना ही हम सिलेक्शन में जो है आप आगे रहेंगे। सर एक क्वेश्चन होता, किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी से वो बन सकता है? जैसे बीजेपी कांग्रेस में कोई पद पे हो, सर ये पूछने वाले से पूछा कि उन्होंने सर्टिफाइड जवाब दिया तो सर नहीं बन सकते। आप अगर मेंबरशिप मेंबर है, आप प्राथमिक मेंबर है तो आप नहीं बन सकते। जैसे ज्वाइनिंग से पहले तो उन्होंने ये बताया कि ज्वाइनिंग से पहले आप रेजिग्नेशन दे दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ दे सकते, बन सकते हैं। तो सर कोई भी पदाधिकारी को स्टेट प्रेसिडेंट से बन सकते हैं, आप रेजिग्नेशन दे दें। रेजिग्नेशन दे देते। मुझे बीटेक करना था, लेकिन मतलब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं बीटेक कर सकूं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी मतलब मुझे ऐसा टॉन्ट करा था कि फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरा जो बीए है, मुझे बीए से इतना बेस्ट करना है कि मतलब मैं इससे इम्प्रूव हो सकूँ। और जो मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर भी, और मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो वहाँ पर ऐसा मतलब बोला जाता है कि गर्ल्स को सिर्फ 12वीं तक पढ़ाना है। अगर मेरी मम्मी का कहना है कि मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, और तो मतलब मेरे यहाँ जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, और मैं उनको भी एक इंस्पिरेशन बनूँ कि उनके पेरेंट्स ये नहीं कि मतलब सिर्फ 12th ही पढ़ाना है या फिर मतलब ऐसा करना है। मुझे मतलब सिविल सर्वेंट में ही बनना है, अपना एवरेज देना है कि मैं अपना पूरा 100% इसमें दे सकूँ। तो आपको मेहनत करना है, और इम्पोर्टेंट ये है कि बीटेक करे, बीए करे, उस पर कोई अंतर नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए। आपको आपके पास कोई भी एक डिग्री होना है जो आप कंप्लीट कर लिया आपने। नहीं, अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे बार-बार एक मतलब ऐसा लगता है कि यार मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो बीटेक कर रहे हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। पावरफुल मतलब पढ़ाई में, और बाकी कॉम्पिटिटर तो हम लोग ही थे, और उसमें मैं मतलब काफ़ी उन लोगों से अच्छा करती थी। वो भी वो बोलते थे कि मतलब बीए क्यों कर रही है या क्या करेगी। तो मतलब ऐसा मुझे उन लोगों को बताना है कि नहीं, अगर इसकी कंडीशन ऐसी है और बीए कर करके वो काफ़ी कुछ कर सकता है। तो आप डिग्री कंप्लीट करिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है बेहतर तैयारी करिए, और जितने लोग आपको टॉन्ट किए हैं उनको एक दिन जवाब दीजिए। हाँ, तो उसी से मुझे सबसे ज़्यादा उल्ट हुआ था कि मुझे नहीं, मेरा एक मतलब एक टारगेट हो गया था कि मुझे अब सिविल सर्वेंट बनना है, और एक बताना भी है कि और मेरे मतलब बाकी जो भी मेरे मतलब हायर सिस्टर्स वगैरह हैं उन्हें भी कि हाँ हम कर सकते हैं, अब तो चाहे कुछ भी हो। तो बस आप आत्मविश्वास बढ़ा लीजिए, है ना, और मेहनत करिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितने लोग हेल्प करते हैं आपको, हाँ, मैंने भैया दीदी लोगों को देखा है, उनसे भी मतलब ऐसे खड़ी होती थी, मतलब इतना डर लगता है ना, मैं छोटी हूँ और इतने बड़े बड़े नॉलेजेबल हैं, और फिर भी थोड़ा सा और काफ़ी सारी तो मेरा आपसे सभी से कहना है कि इनकी हेल्प करिए, ऐसे जिनको करना चाहते हैं, है ना। बैठे, मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। मैं अपने जीवन के बारे में बताऊँगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम ऐसे ही गवर्नमेंट स्टडी सर्किल में पढ़ाई करते थे, तो मेरा मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ। तो हमसे एक सीनियर थे जो 4 साल से हर साल एग्जाम लिख रहे थे, ठीक है। उनके पास बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल था एंथ्रोपोलॉजी का।
तो एक दिन मैंने देखा वो पढ़ रहे थे, वो उनके पास जो स्टडी मटेरियल था किसी के पास नहीं था। तो मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट किया, भैया वो स्टडी मटेरियल मुझे चाहिए, मैं भी पढ़ूंगा। बोला कि उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा, ये मैंने 4 साल से मेहनत करके तैयार किया है, मैं हर बार इसी को पढ़ के मैं एग्जाम लिखता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाता है मेंस में। अच्छा मेंस में हो रहा था, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो मैंने उनसे गिड़गिड़ाया, बहुत परेशान किया, फाइनली बोला देखो ये ले लेना लेकिन किसी को मत देना। तो मैंने ले लिया, मैंने सोचा बहुत अच्छा मटेरियल है यार, तो मैंने उसका फोटोकॉपी कर दिया, ठीक है, उनका मटेरियल वापस लौटा दिया। तो एक दिन मैं पढ़ रहा था तो मेरा बगल का फ्रेंड मुझसे देखा, उसने बोला क्या तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा मटेरियल है, तुम दे दो। हाँ, अब मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, भैया को तो मैंने बोला कि मैं नहीं दूंगा। तो फिर मुझे लगा कि यार स्टडी मटेरियल जो है वो तो सब पढ़ना चाहिए, है ना, किसी के पास अच्छा है तो सबको। तो मैंने उसको दे दिया, उसने भी फोटोकॉपी कर दी। 2 दिन के बाद पता चला कि सबके पास पहुंच गया उनका, अब ओरिजिनल भैया आ गए। तुमको मैंने दिया था इसी ये कहते हुए कि तुम किसी को नहीं दोगे, हाँ, और तुमने दिया। और ऐसा बहुत गाली बकती मुझे, बोला कि अगली बार तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करूंगा। मैंने बोला कि ये गलत है, सबको शेयर करना चाहिए, सबको शेयर करना चाहिए। हमारे पास अगर कोई नॉलेज है सबको शेयर करना चाहिए, नॉलेज शेयर करने के लिए और एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। वो मेरी बात नहीं माने, बहुत गुस्सा हो गया, बोले कि अगली बार कोई कागज नहीं दूंगा तुमको। हो गया, हम दोनों इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में से वापस आए हैं, फिर 1 महीने के बाद रिजल्ट आया। आप देखिए कि मतलब कितना व्यक्तित्व का जो है कितना फर्क पड़ता है। मतलब हम सोचते हैं कि मतलब वो क्या व्यक्तित्व का कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। मेरा IAS में सिलेक्ट हुआ और उनका उस भैया का जो है ना केवल 1 रैंक से IAS मिस हुआ, केवल 1 रैंक से उनको IRS मिला, केवल 1 रैंक से। तो ये मैं कह रहा हूं कि कितना डिफरेंस होता है, यानी कि हर लेवल पे जो है आपकी परीक्षा ली जा रही है, हर लेवल पे आपका व्यक्तित्व देखा जा रहा है, कोई ना कोई देख रहा है। तो आपको जो है ना, आपको सोचना ये है कि आप कैसे अपने आप को जो है व्यक्तित्व निर्माण करिए, सबके साथ फ्रेंडली नेचर के साथ रहिए, सबका हेल्प लीजिए और अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। तो ये नहीं देखना है कि मतलब मुझे कितने लोगों ने टॉन्ट किया है, कितने लोगों ने क्या क्या बोला है, तो उसका जवाब देना होगा। उसका जवाब देने के लिए अपने को साहस बढ़ाना होगा, अपना अपने अंदर जो है वो जो बर्निंग जिसको बोलते हैं हमारे पेट के अंदर जो है वो बर्निंग होना चाहिए कि हम कुछ हासिल करें। तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, आपको मेहनत करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। कार्यक्रम के अंत में हम महोदय कर्तव्य टेबल से हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि भारतीय संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। देश की सेवा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करेंगे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की ऐसी भावना का विकास करेंगे जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित
करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, प्राकृतिक पर्यावरण